गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट क्लास में हमने वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे 7th चैप्टर के अंतर्गत। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारे पास बिंदु स्त्राव। म्यूटेशन या बिंदु स्त्राव क्या होता है? पादप के किसी अक्षतिग्रस्त भाग से या पत्ती के किनारे से जल का सूक्ष्म बूंदों के रूप में बाहर निकलना ही क्या कहलाएगा? बिंदु स्त्राव कहलाता है। ये लीफ है हमारे पास। अब यदि हम देखें, इस लीफ के किनारे पर से सूक्ष्म बूंदों के रूप में जल का बाहर निकलना ही क्या कहलाएगा? बिंदु स्त्राव कहलाता है। क्लियर? बिंदु स्त्राव की क्रिया क्या होती है? पादप के किसी अक्षतिग्रस्त भाग से या फिर हम बोले पर्ण के किनारे से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में सत्रावित होना ही क्या कहलाता है? बिंदु स्त्राव। पादप के किसी अक्षतिग्रस्त भाग या पत्ती के किनारों से जल का सूक्ष्म या छोटी छोटी बूंदों के रूप में सत्रावित होना बिंदु स्त्राव कहलाता है। बिंदु स्त्राव कहलाता है। क्लियर? बिंदु स्त्राव क्या होता है? ये लीफ है, मान लीजिए हमारे पास, ये इसके किनारे हैं, तो इसके किनारों से सूक्ष्म छोटी छोटी बूंदों के रूप में इनको हम बोल सकते हैं बूंद, और किसकी? जल की, जो कि लीफ वाला पार्ट है उससे बाहर की ओर निकल रही हैं, तो इस क्रिया को ही हम क्या बोलेंगे? बिंदु स्त्राव की क्रिया बोलते हैं। क्लियर? बिंदु स्त्राव क्या हो जाएगा? पादप के किसी अक्षतिग्रस्त भाग या पत्ती या लीफ के किनारे से जल का सूक्ष्म छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्त्रावित होना ही क्या कहलाएगा? बिंदु स्त्राव कहलाता है। इसका एग्जाम्पल जैसे हम देखें, आलू, अरबी, ब्रायोफिलम की जो लीफ होती है इसकी ब्रायोफिलम के अंदर, उसके द्वारा बिंदु स्त्राव की क्रिया देखने को मिलती है। ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा, इसका एग्जाम्पल हमें 10वीं क्लास में भी इसको हम पढ़ते हैं। क्या होता है इसके अंदर? ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा में जो लीफ होती है उसके किनारों पर से सूक्ष्म बूंदें इन सभी में धीरे धीरे जल के रूप में बाहर निकलती हैं। इसका पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम को 10th क्लास में शायद एक कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो हम यहाँ पर बिंदु स्त्राव पढ़ रहे हैं। तो बिंदु स्त्राव में इनकी जो पत्तियां होती हैं इन पर छोटी छोटी सूक्ष्म बूंदें देखने को मिलती हैं। इस क्रिया को ही क्या बोला जाता है? बिंदु स्त्राव। अगेन एक बार देखें, पादप के किसी अक्षतिग्रस्त भाग या हम बोले पत्ती के किनारों पर से जल का सूक्ष्म छोटी छोटी बूंदों के रूप में सत्रावित होना ही क्या कहलाएगा? बिंदु स्त्राव कहलाता है। आलू, अरबी, ब्रायोफिलम की पत्ती में इस प्रकार की क्रिया देखने को मिल सकती है। यदि हम इसकी बात करें, इस क्रिया की खोज डीबेरी नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? डीबेरी नामक वैज्ञानिकों के द्वारा, जो लगभग 1869 में की गई थी। तो हम बोल सकते हैं इस क्रिया से तात्पर्य लिया जाता है
बिंदु सतराव की क्रिया की खोज डिबेरी द्वारा 1869 में की गई थी। और यह क्रिया किस पर आधारित है? यह क्रिया मूल दाब पर आधारित है। मूल दाब पर आधारित है। बिंदु सतराव की क्रिया जो डिपेंड कर रही है किस पर कर रही है? मूल दाब पर। क्योंकि जब हमने मूल दाब स्टेम के अंदर पढ़ा था, लीफ से कमजोर जो लीफ थी स्टेम से होता हुआ रूट तक पहुंचता है, जाइलम के अंदर जो सेल्स होती हैं, और उसके द्वारा वाटर एब्जॉर्बेशन या जल अवशोषण की क्रिया देखने को मिली थी। तो हम कह सकते हैं बिंदु सतराव की क्रिया किस पर आधारित होती है? बिंदु सतराव की क्रिया मूल दाब पर आधारित होती है। यदि हम जल रंध्र देखें तो जल रंध्र क्या है हमारे पास? जल की जो हानि, जल रंध्र, जल का मतलब वाटर से लिया जाता है, रंध्र क्या थे हमने पहले पढ़ा था, पत्ती के या हम बोले प्लांट के वायवीय भाग में उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों की उपस्थिति जिसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। या रंध्र, वायवीय भाग में पाई जाने वाली छोटी छोटी सूक्ष्म संरचनाएं क्या कहलाती हैं? रंध्र। तो यहाँ कौन से रंध्र होंगे? जल रंध्र। तो जल रंध्र से तात्पर्य क्या होगा? जल की हानि पत्ती की शिराओं के अंत पर स्थित छोटी छोटी सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा संपन्न होती है। तो वो रंध्र हमारे पास क्या कहलाएंगे? जल रंध्र कहलाते हैं। यदि इसको देखें जल छिद्र, जल रंध्र के शीर्ष पर पाए जाने वाले, जल रंध्र के शीर्ष पर पाए जाने वाले छिद्र क्या कहलाएंगे? जल छिद्र कहलाते हैं। जल रंध्र के शीर्ष पर पाए जाने वाले छिद्र जल छिद्र कहलाते हैं। इस प्रकार से ये जो क्रिया होती है हमारे पास, इसमें एक होता है एपिथम। क्या होता है? एपिथम या एपिथेम इसको बोलते हैं हम। देखो एपिथेम क्या होता है हमारे पास, हमने पढ़ा है जल रंध्र से अंदर की ओर जो मृदुतक कोशिकाओं का समूह होता है। किसकी बात कर रहे हैं? जल रंध्र। इससे अंदर की ओर मान लीजिए जल रंध्र है हमारे पास, तो इससे अंदर की ओर जो मृदुतक कोशिकाओं का समूह है, मृदुतक सेल समूह या मृदुतक कोशिकाओं का समूह होगा, इस मृदुतक कोशिकाओं के समूह को ही हम क्या बोलेंगे? एपिथेम कहते हैं। मृदुतक कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? एपिथेम कहा जाता है। तो यहाँ पर एपिथेम के पश्चात यदि हम देखें जो बिंदु सतराव की क्रिया है किस स्थिति में सर्वाधिक होती है? बिंदु सतराव की क्रिया जो जल अवशोषण की क्रिया होती है, यदि पादप में जल अवशोषण की क्रिया अधिक हो और वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो तो उस स्थिति में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? बिंदु सतराव की। याद रखना, पादपों में यदि जल अवशोषण की क्रिया अधिक हो और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है तो उस स्थिति में कौन सी क्रिया देखने को मिलती है? उस स्थिति में पादपों में बिंदु सतराव की क्रिया देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्रिया है बिंदु सतराव की, ये किस पर निर्भर कर रही है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। और वाष्पोत्सर्जन किस पर निर्भर कर रहा था? जल अवशोषण की क्रिया पर। जितना जल अवशोषण अधिक होगा उतना ही वाष्पोत्सर्जन अधिक हो जाएगा, तो बिंदु सतराव कम होता है। लेकिन जल अवशोषण तो अधिक हो जाए और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है तो उस दौरान प्लांट में ज्यादातर कौन सी क्रिया देखने को मिलती है? बिंदु सतराव की क्रिया देखने को मिलती है। अब एपिथम जो उत्तक हैं ये जड़ों द्वारा क्या कर सकती हैं? जो जल होता है मूल दाब के कारण, एपिथम जो उत्तक है, ये जो एपिथम उत्तक हो गया, नीचे क्या होंगी? जड़। जड़ में किसके द्वारा? मूल दाब के कारण। जैसे ही जड़ में मूल दाब होगा तो नीचे भूमि के अंदर से जो भरा हुआ वाटर होगा, या भूमि में जो वाटर होता है पादपों के काम आने वाला, कौन सा होता है? कि इसके जल। ये वाटर क्या होगा? जड़ों के द्वारा एब्जॉर्बेशन या अवशोषण की क्रिया की जाएगी यहाँ पर। तो अवशोषण या एब्जॉर्बेशन होगा तो उस दौरान मूल दाब किसमें उत्पन्न हुआ? जड़ में, जिसके कारण जो पानी है या जल है भूमि से कहाँ पहुंच रहा है? पादप की जड़ में, और जड़ों द्वारा फिर उसको पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है जो तने द्वारा होते हुए। बट हम क्रिया किसकी पढ़ रहे हैं? बिंदु सतराव की। ये हमें पता है यहाँ पर पादप का कोई क्षतिग्रस्त भाग नहीं होता है। क्षतिग्रस्त भाग होता है या पत्ती के किनारों पर
उपस्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनसे बिंदु सतराव की क्रिया संपन्न होती है। बिंदु सतराव क्या हो रहा था भाई, ये जो लीफ है इसके ऊपर उपस्थित सूक्ष्म छोटी छोटी जो जल की बूंदें बाहर निकलती हैं, ये क्रिया ही क्या थी, बिंदु सतराव कहलाती है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो इनके साथ साथ जैसे वाटर एब्जॉर्बेशन होता है तो कुछ खनिज लवण भी भूमि से क्या किए जाते हैं, अवशोषण। किनका किया जाता है अवशोषण, खनिज लवण का। ये जो खनिज लवण है जड़ इनका भी अवशोषण करती है। अब ये जड़ें हैं खनिज लवण का अवशोषण करके पादप के विभिन्न भाग तक पहुंचेंगे, और जैसे विभिन्न भाग तक पहुंचते हैं तो ये लवण जो लीफ है, खनिज लवण जो लीफ है या पर्ण है, उसकी सतह पर उपस्थित हो जाते हैं या सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, एकत्रित या एकत्र हो जाते हैं। अब जब सतह पर एकत्र होंगे तो सतह पर एक परत का आवरण और हो जाता है जिससे मजबूती इनको मिलती है या दृढ़ता प्रदान करने का ये कार्य करते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। जैसे ही हमने पढ़ा था पहले भी क्यूटिकल, अब मान लीजिए वहां क्यूटिकल आवरण पड़ा था या खनिज परत चढ़ेगी तो लीफ पर एक एडवांस परत होगी। अब इस परत के कारण इसकी संरचना कैसी होगी, कठोर संरचना। कठोर होने के कारण इसमें जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है एक तरीके से। जैसे ही अवरुद्ध होगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो ये पत्ती कैसी पड़ जाएगी, पीली हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें संपन्न नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, जड़ों द्वारा खनिज लवण अवशोषित किया गया था जो पादप के विभिन्न भाग तक पहुंचता है। जैसे ही लीफ वाले भाग पर पहुंचता है तो पर्ण की सतह के ऊपर यह जमा हो जाता है, जिससे पर्ण एक कठोर या मजबूत आवरण ग्रहण कर लेती है, और जो पादप की जो लीफ है उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया अवरुद्ध होने के कारण यह पत्ती किस रंग की पड़ जाती है, पीले रंग की पड़ जाती है। इस प्रकार से पादपों में जो बिंदु सतराव की क्रिया है उसका अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, जो अगले वाला टॉपिक है हमारे पास, रस सतराव। कौन सा होता है, रस सतराव। देखो जहां बिंदु सतराव था इसमें क्या था, क्षतिग्रस्त भाग था, बट जहां रस सतराव हमारे पास होगा, रस सतराव में हम क्या कर देंगे, पादप के क्षतिग्रस्त भाग से, किसके भाग से, पादप के क्षतिग्रस्त भाग से या कटे हुए भाग से जल एवं रस का बाहर निकलना, रस सतराव। रस का मतलब बाहर निकलना। तो पादप के क्षतिग्रस्त भाग या कटे हुए भाग से जल एवं रस का बाहर निकलना ही क्या कहला रहा है भाई, रस सतराव कहलाता है। रस सतराव कहलाता है। तो हम कह सकते हैं रस सतराव की क्रिया बिंदु सतराव से की तरह ही है, बट यहाँ पर जो क्षतिग्रस्त भाग था वो उपस्थित नहीं होता है किस क्रिया में, बिंदु सतराव में। जबकि रस सतराव में क्षतिग्रस्त भाग हो या फिर पादप का कोई कटा हुआ भाग हो, उससे जल एवं रस का बाहर निकलना ही क्या कहला रहा है हमारे पास, रस सतराव कहलाता है। देखिए यहाँ मूल दाब के कारण जो जाइलम वाहिकाएं होती हैं उनमें हम बोले मूल धनात्मक, जो हमारे पास एक तरीके से हमने जो पढ़ा था दाब के अंतर्गत, तो इसको बोल सकते हैं हम मूल दाब के कारण जाइलम वाहिकाओं में उपस्थित रस धनात्मक तनाव से या धनात्मक तनाव के कारण होता है या धनात्मक तनाव में रहता है। अब इनमें धनात्मक तनाव होता है तो एब्जॉर्बेशन करती हैं तो पादप का कोई कटा हुआ भाग होगा तो या क्षतिग्रस्त भाग होगा, वहां से जल व रस की जो मात्रा है लगातार धीरे धीरे क्या होती है, बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया को ही हम रस सतराव बोलते हैं। धन्यवाद।